हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आइयर्स। हम लोग देख रहे हैं पी वाई क्यूज़ टू MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं। न्यूज़ एनालिसिस करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, और उस आधार पे हम लोग नए क्वेश्चंस देखते हैं जो 2025 में जिसके पूछे जाने की प्रायिकता होती है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट जो वल्गरिटी है ऑनलाइन उसके अगेंस्ट मेजर लेना चाहती है। तो इस संदर्भ में जो न्यूज़ है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम इसकी एनालिसिस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लीलता पर नियंत्रण के उपाय मांगे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने केंद्र से ऑनलाइन अश्लीलता पर नियंत्रण करने के जो नियामक उपाय है सुझाने को कहा है। अदालत ने कहा है कि नियामक उपाय नैतिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करे, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित न करे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि नैतिकता भी हो और अभिव्यक्ति भी बाधित न हो, दोनों बैलेंस हो। इस प्रकार से आपको रूल या लॉ बनाने हैं। अदालत ने कहा है कि हास्य और अश्लीलता में स्पष्ट अंतर होता है, और उन्होंने द रणवीर शो को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन नैतिकता और मर्यादा को बनाए रखने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमर और वल्गैरिटी, यानी कि हास्य और अश्लीलता के मध्य क्या अंतर होता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स क्या हैं, इसके लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या है, और अन्य जो चीज़ें होंगी इससे संबंधित विवाद हम उनको भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें जिम्मेदारियां भी आती है। हास्य सामाजिक टिप्पणी का एक प्रभावी माध्यम है, लेकिन यह कब अश्लीलता में बदल जाता है ये एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ये परिस्थितियों के हिसाब से तय होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हास्य और सामाजिक शालीनता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है। तो संवैधानिक और कानूनी पहलू को देखें तो हास्य जो है, ह्यूमर जो है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है 19(1)(a) के अंतर्गत, जबकि वल्गैरिटी यानी अश्लीलता जो है ये 19(2) के अंतर्गत इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है मोरालिटी को लेकर के। इंटरटेनमेंट, क्रिटिसिज्म वगैरह हास्य के अंतर्गत आता है, लेकिन ऑफेंस होती है, डिफेमेशन होता है अश्लीलता के अंतर्गत। ये इम्पैक्ट जो है इनकरेज करता है डिबेट को और क्रिटिकल थिंकिंग को ह्यूमर, जबकि अश्लीलता जो है डिग्निटी को हार्म करता है, टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है। हास्य जो है पॉलिटिकल स्टाइल स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में है, जबकि अश्लीलता जो है एक्सप्लिसिट कंटेंट है, ये ऑफेंसिव रिमार्क प्रस्तुत करता है। हास्य जो है कार्टून, न्यूज़पेपर में कल्चर के बारे में आता है, लेकिन अश्लीलता जो है IPC की धारा वगैरह और ऑफेंसेस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो हास्य और अश्लीलता के बीच जो है एक बहुत ही सीमित महीन रेखा है, जिसको समय समय पर क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। हास्य जो होता है अलाउड होता है, जैसे राजनीतिक कार्टून, TV शो, लेकिन अश्लीलता जो है प्रतिबंधित होती है, जैसे गाली गलौज, लिंग भेदी चुटकुले आदि। सकारात्मक आलोचना प्रोत्साहित करनी चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी सामाजिक मुद्दे और स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में, लेकिन जो अशोभनीय सामग्री होती है उसको दंड देना चाहिए, सार्वजनिक रूप से अपमानित या अनुचित सामग्री हो तो। इस संदर्भ में हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच देखने वाले हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत है, और ये जो है मौलिक अधिकार है जो लोगों को लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत आप बिना डरे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक उचित प्रतिबंध लगा हुआ है। आप उस प्रतिबंध के अनुकूल रहते हुए ही आप बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो संवैधानिक देख लीजिए, प्रावधान 19(1)(a) के तहत है। ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक अच्छी बात यह है कि ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि कोई अगर बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के फ्रीडम ऑफ स्पीच का लाभ उठाना चाहे, विदेशी नागरिक, तो उन पे ये लागू नहीं होगा। दायरा जो है किसी भी माध्यम से विचार, राय और विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है उन्हें। कानूनी अधिकार जो है भारतीय संविधान के 3 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दो चीज ध्यान रखिएगा, एक ये भारत के नागरिक को मिलता है, और दूसरा ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। उचित प्रतिबंध क्या लगा हुआ है, भारत की संप्रभुता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले जो भाषण है इसमें प्रतिबंधित है।
राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले बयान जो है इसमें संरक्षित किए गए हैं। घृणास्पद जो भाषण होते हैं, दंगा भड़काने वाले जो बयान है वो प्रतिबंधित है। अश्लील, अभद्र और पोर्नोग्राफी सामग्री की अनुमति नहीं होती है इसके तहत। झूठे बयान जो किसी भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं दंडनीय है। न्यायपालिका का अपमान करने वाले जो भाषण होते हैं वो प्रतिबंधित हैं इसके तहत। विदेशी देशों में भिन्नता को नुकसान पहुंचाने वाले बयान जो है प्रतिबंधित होते हैं इसके तहत। न्यायालय के फैसले अगर हम देखें तो 1950 में स्वतंत्र अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ऐसा 1950 में एक जजमेंट में दिया गया था। रोमेश थापर और मद्रास स्टेट के जो मामले थे उसमें। श्रेया सेंगल और यूनियन केस 2015 में एक्ट जो है आईटी एक्ट की धारा 66 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। एस रंगाराजन और पी जगवन राम के अंतर्गत जो है 1989 में स्वतंत्र अभिव्यक्ति को अलोकप्रिय विचार भी शामिल है ऐसा कहा गया था, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घृणास्पद भाषण के बारे में देखें तो जो प्रोटेक्टेड है स्पीच संरक्षित है। अगर आप स्पीच देते हैं, ये राजनीतिक आलोचना, सामाजिक सक्रियता और कलात्मक अभिव्यक्ति होता है। लेकिन असंरक्षित जो भाषण होते हैं, घृणास्पद भाषण, हिंसा को उकसाना, मानहानि की टिप्पणी करना इसके अंतर्गत आता है। चुनौतियां और विवाद क्या है? सोशल मीडिया और गलत सूचना, फेक न्यूज तेजी से फैलती है इसके तहत। सेंसरशिप और सरकारी नियंत्रण, उचित प्रतिबंधों की परिभाषा अस्पष्ट हो सकती है। धार्मिक और धर्म और धार्मिक भावनाएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सद्भाव के बीच संतुलन बनाता है। ऑनलाइन दुर्व्यवहार और ट्रोलिंग, गुमनामी के कारण साइबर बदमाशी बढ़ती है। अर्थात जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक है लेकिन पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं होता। ये उचित प्रतिबंधों के अधीन होना चाहिए, असहमति को लेकिन दबाना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेवारी के बीच संतुलन होना जरूरी है। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो बजट से संबंधित है। एनडीए गवर्नमेंट जो बिहार में उसने अपना बजट प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत वुमेन को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की जो कोशिश की गई है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ बजट जो है वो फोकस कर रहा है रिफॉर्म टू प्रमोट बिजनेस और कनेक्टिविटी को। झारखंड जो गवर्नमेंट है उनका बजट 1.45 लाख करोड़ का बजट टेबल किया गया है। इस संदर्भ में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? इस संदर्भ में हम सबसे पहले थोड़ा सा जो बिहार का बजट है उसका थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे। उसके बाद यूनियन बजट एवं जो स्टेट बजट है उसको कंपैरिजन करेंगे और जो बजट के आर्टिकल्स वगैरह, संवैधानिक प्रावधान वगैरह की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बिहार बजट की चर्चा इसलिए क्योंकि अभी इलेक्शन का है और बिहार बजट में थोड़ा सा मामला जो है उठापटक वाला रहेगा, इसीलिए। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38,000 करोड़ से अधिक है। और इसके तहत शिक्षा में प्रमुख आवंटन है, फिर स्वास्थ्य में, फिर ग्रामीण विकास और ऊर्जा क्षेत्र में है। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। पूर्णिया में हवाई अड्डे को 3 महीने में उड़ानें शुरू करनी होगी और 3 अन्य हवाई अड्डे का निर्माण जल्द पूरा होगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए विशेष पैकेज जो है, पटना में महिला हाट, सभी पंचायतों को कन्या विवाह मंडप और प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा शामिल है इसके तहत। राज्य बजट और केंद्रीय बजट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है बजट जो है एक वार्षिक वित्तीय योजना होता है जिसमें सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। भारत में जो है केंद्रीय बजट होता है और राज्य स्तर पे भी अलग अलग बजट का प्रावधान है। इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं केंद्रीय बजट, ये भारत सरकार द्वारा हर वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री इसे लोकसभा में पेश करते हैं। राजस्व और पूंजीगत व्यय का पूरा विवरण इसके तहत होता है। साथ ही साथ कराधान, कर्ज, सब्सिडी, रक्षा खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए जो आवंटन इसमें शामिल होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय आयोग और नीति आयोग इसकी तैयारियों में योगदान देते हैं। राज्य बजट की बात करें तो यह राज्य विधानसभा में प्रस्तुत होता है। इसे राज्य के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। राज्य सरकार का आय और व्यय का पूरा विवरण, बाकी सारी डिटेल वही है। और अनुच्छेद
202 के तहत ये वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो बजट होता है राज्य का, राज्य के जो विषय होते हैं उसके अधीन होता है। केंद्र बजट और राज्य बजट में केंद्र बजट जो है राष्ट्रीय स्तर पे होता है, राज्य बजट राज्य स्तर पे। केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री, ये अंतर है अनुच्छेद 112 जो केंद्रीय बजट का है और अनुच्छेद 202 है राज्य बजट का। इसके अंतर्गत राज्य से, केंद्र से संबंधित विषय और राज्य से संबंधित विषय होते हैं और ये केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि राज्य बजट राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। चुनौतियां क्या है? राजस्व की सीमितता, कई राज्यों में जो है केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता अधिक रहती है। राजकोषीय घाटा जो है केंद्र और राज्य दोनों में ही घाटे की समस्या है। केंद्र राज्य वित्तीय असंतुलन जो है, केंद्र सरकार को अधिक राजस्व मिलता है जबकि राज्यों को अधिक खर्च उठाना पड़ता है। वित्तीय सहायता में कमी देख लीजिए, कई राज्यों को अपनी वित्तीय योजनाओं में केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। सुधार और सुझाव की बात करें तो राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीति बनाई जाए। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संतुलन बनाने के लिए अनुदान और कर साझेदारी को बेहतर किया जा सकता है। वित्त आयोग की सिफारिश को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक होता है। इस प्रकार जो है केंद्र और राज्य बजट भारत की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। राज्य बजट अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित होता है, जबकि केंद्रीय बजट जो है राष्ट्रीय विकास और रक्षा पर केंद्रित होता है। राज्यों को वित्तीय रूप से अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए और सुधार की जरूरत है। अगला जो है हमारा पेज नंबर 3 पे है। तमिलनाडु जो है वहाँ महिलाओं को व्यापक रूप से लोन प्राप्त होता है और इस प्रकार खास करके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोन जो है एक्सेस उनको तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। ये 44% तमिलनाडु में जो है शेयर जो है वुमेन बोरोवर्स का वो 44% है। मतलब समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ है। 44% लोन महिलाओं को मिलता है। आंध्र प्रदेश में 41% है, तेलंगाना में 35%, कर्नाटका में 34%, ऐसे ही गिरता जाता है। हम उत्तर भारत की बात करेंगे डिटेल्स में। इस संदर्भ में हम थोड़ा सा पहले डिटेल देखने वाले हैं। डिटेल के बाद हम लोग देखेंगे कि वुमेन बोरोवर्स जो लोन लेते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है, सोशल इफेक्ट क्या होता है, और आप कह सकते हो पर्सनल इफेक्ट भी आप कह सकते हो। इसमें सोशल इफेक्ट पर्सनल इफेक्ट एक ही साथ आ जाएगा ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये राष्ट्र के निर्माण में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और भी अन्य जो चुनौतियां होंगी और इश्यूज होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अंतर्गत। तो ये तमिलनाडु लीड्स इन वुमेन बोरोवर्स, नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है। इसमें तमिलनाडु में जो है महिलाओं को सबसे अधिक उधार यानी 44%, वहीं अगर आंध्र प्रदेश 41, तेलंगाना 35%, कर्नाटक 34। ये दिसंबर के राष्ट्रीय औसत 31 जो राष्ट्रीय औसत है उससे काफ़ी ज़्यादा है, खास करके दक्षिण भारतीय राज्य। अगर हम ग्रोथ देखें तो तमिलनाडु में जो है पिछले 5 वर्षों में महिला उधारकर्ता को में 10% वार्षिक वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी 30%, राजस्थान 26%, मध्य प्रदेश 25% और उत्तर प्रदेश 23% है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में उधारकर्ताओं की संख्या अब तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनकी कुल हिस्सेदारी महिलाओं की अभी भी कम है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं उधारकर्ता से निर्माता तक ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है नीति आयोग, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम बोरोवर टू बिल्डर रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। ये क्रेडिट निगरानी में वृद्धि करता है, यानी कि दिसंबर 2024 तक 2.7 करोड़ महिलाएं सक्रिय रूप से अपने क्रेडिट की निगरानी कर रही थी, इसमें यह बताया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 42% की वृद्धि है, जो वित्तीय जागरूकता में वृद्धि को दर्शाता है। भौगोलिक विश्लेषण की बात करें तो गैर मेट्रो क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा स्व निगरानी क्रेडिट में 48% की वृद्धि हुई, जबकि मेट्रो क्षेत्रों में यह 30% है। दक्षिण राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आगे है। 49% महिलाएं स्व निगरानी इन क्षेत्रों में कर रही हैं। बिजनेस लोन की बात करें तो व्यावसायिक ऋण में भागीदारी की बात करें तो 2019 से व्यावसायिक ऋण की उत्पत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी में 14% की वृद्धि हुई है, और दिसंबर 2024 तक व्यावसायिक ऋण लेने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी 65% थी। गोल्ड लोन में वृद्धि हुई है। 2019 में महिलाओं की स्वर्ण ऋण में हिस्सेदारी 6% बढ़ी है।
यह महिलाओं के क्रेडिट उपयोग में विविधता को दर्शाता है। चुनौतियों की बात करें तो ऋण लोन से बचाव महिलाओं में ये महिलाएं हिचकिचाती है, खराब बैंकिंग अनुभव होता है, खास करके इस कारण से भी लोग लोन लेने से बचते हैं। ऋण योग्यता में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, औपचारिक ऋण तक पहुंच में कठिनाई होती है और कई महिलाओं के पास ऋण सुरक्षित करने के लिए संपत्ति नहीं होती। गारंटी और सांप्रवस्विक यानी कोलेट्रल की इशूज यहाँ पे देखने को मिलती है। नीति आयोग के अधिकारों के विचार अगर देखें, नीति आयोग के अधिकारियों के विचार, तो जो बी सुब्रमण्यम है सीईओ है नीति आयोग के, उन्होंने कहा है कि महिलाओं की उद्यमिता विकास के लिए वित्तीय पहुंच को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने वित्तीय साक्षरता में महिलाएं उद्यमिता मंच की भूमिका को रेखांकित किया है और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से 15 से 17 करोड़ नौकरियां सृजित हो सकती है, ऐसा अन्ना राय जो है अब प्रधान आर्थिक सलाहकार नीति आयोग से संबंधित है। यह समान आर्थिक विकास को गति देगा, ऐसा इनका मानना है। इफेक्ट देखें, महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढ़ाने के प्रभाव क्या हैं, तो आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, जीडीपी में वृद्धि होगी और इससे जो है लैंगिक समानता में भी वृद्धि होगी। उद्यमिता में वृद्धि होती है, महिला उद्यमिता, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि हो रही है, जिससे नवाचार और विविध व्यावसायिक मॉडल को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण इसके माध्यम से होता है। महिलाएं जो है निर्णय लेने में स्वायत्ता होती हैं और लैंगिक असमानता कम होता है। महिलाओं को अधिक आय से परिवार में आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। महिलाएं अपने 90% तक परिवार में निवेश करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती है। बेहतर ऋण पहुंच और वित्तीय समावेशन, महिलाओं की ऋण भागीदारी बढ़ने से वित्तीय प्रणाली अधिक स्थिर होती है और बैंकों को महिलाओं के अनुकूल वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करता है। लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो आर्थिक सशक्तिकरण से लैंगिक समानता में वृद्धि होती है। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता से घरेलू हिंसा और सामाजिक निर्भरता में कमी होती है। इस प्रकार महिलाओं की वित्तीय भागीदारी अर्थव्यवस्था, परिवार और समाज को मजबूत करता है, जो क्रमिक रूप से राष्ट्र को भी मजबूत करता है। अतः महिलाओं के वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देने के लिए नीतियों सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है और उसे सतत रूप से बढ़ाने की भी आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र जो है सतत विकास में आगे बढ़ सके, सतत और समावेशी विकास में। पेज नंबर 4 पे जो है पेटीएम, उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी ने नोटिस जारी किया है फेमा ब्रीच के संबंध में। तो इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि फेमा क्या है, फेमा वायलेशंस, ये एक्ट कैसे हैं और इस संदर्भ में ये क्या क्या कार्य इसके संदर्भ में किया जाता है, इसके मैनेजमेंट, इस रूल का, लॉ का कौन करता है, यानी कि अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, और अन्य जो चुनौतियां होंगी इस पे भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। पेटीएम की मूल कंपनी को ईडी का फेमा उल्लंघन नोटिस मिला है। जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी है पेटीएम के मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, उनके प्रबंध निदेशक और उनके सहायक कंपनी को 6 से 11 करोड़ के फेमा उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सिंगापुर में विदेशी निवेश, पेटीएम की जो मूल कंपनी है ने सिंगापुर में निवेश किया है, लेकिन आरबीआई को इनकी जानकारी नहीं दी है। एफडीआई नियमों का उल्लंघन, ओसीएल ने विदेशी निवेशकों से एफडीआई प्राप्त किया है, लेकिन आरबीआई के मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है। तो फेमा एक्ट के विषय में हम लोग जानते हैं, ये जो है फेमा 1999 में विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था और 1973 में जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम है उसको प्रतिस्थापित इसने किया था। इसका जो लक्ष्य है व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना, विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना और पूंजी प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करना। इसका उद्देश्य हमने ऑलरेडी देख लिया है। प्रावधान देख लीजिए। तो रेगुलेटरी बॉडी जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है, ये सभी व्यक्तियों, कंपनियों और संस्थाओं पर लागू होता है जो विदेशी मुद्रा से संबंधित हैं। आरबीआई द्वारा विनियमित इसे विदेशी निवेश, ऋण और संपत्ति लेन देन शामिल है। इसमें सरकार द्वारा प्रतिबंध न किए जाने तक स्वतंत्र रूप से अनुमति होती है और उल्लंघन पर दीवानी दंड, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपराधिक दायित्व जो है सृजित होता है। तो विदेशी मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित करता है ये, इसका महत्व ये है।
आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करता है। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधि को ये रोकता है। फेमा अधिनियम। सो फेमा जो है भारत में वित्तीय प्रणाली में विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह भारत को वैश्विक आर्थिक नीतियों के अनुरूप बनाता है और व्यापार करने में सुविधा प्रदान करता है। अगला जो हमारा है वो पेज नंबर 6 से रिलेटेड है और ये गंगेटिक डॉल्फिन के विषय में स्टडी हुआ था, उसके संबंध में है। तो सबसे पहले हम थोड़ा न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद हम गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में जानेंगे, उसकी जो समस्याएं हैं ये जानेंगे, उसके विशेषता जानेंगे, समस्या जानेंगे और आगे क्या किया जा रहा है, क्या योजनाएं हैं, उसके संदर्भ में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो 4 राज्यों में 6327 गंगा डॉल्फिन पाई गई है, ये गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन प्रजाति जो है, इतना गंगा नदी डॉल्फिन और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन भी इसके अंतर्गत है। राज्यवार वितरण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अधिक है, इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान आता है। सर्वे के मेथड को देखें तो डॉल्फिन को पानी के अंदर रहने और कभी कभी सतह पर आने के कारण ध्वनिक हाइड्रोफोन का उपयोग करके इसे गिना गया है। शोधकर्ताओं ने त्रिकोणीय तकनीक और कई पर्यवेक्षकों का उपयोग करके दोहरी गणना से बचाव के लिए किया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से, इसका जो नाम है साइंटिफिक नेम प्लेटानिस्टा गैंगेइटिका है। इसका नाम जो है कॉमन नाम गंगा डॉल्फिन है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। संकटग्रस्त है ये IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। इसकी विशेषता देखें तो ये जन्म से अंधी होती है, गूंज ध्वनि से जो है ये दिशा पहचानती है। मीठी पानी की नदी प्रणालियों में ये पाई जाती है। मछलियाँ, झींगा और घोंगे इसका भोजन है। खतरे की बात करें तो नदी प्रदूषण और आवास का विनाश, बांध निर्माण और जल मोड़ने से आवास कम होता है और मछली पकड़ने से जाल में ये फंस जाते हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कंजर्वेशन जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में शुरू किया गया था। बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूची 1 के तहत संरक्षित है और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नदियों की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार जो है गंगा नदी डॉल्फिन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी रक्षा के लिए सख्त जो है संरक्षण नीतियों की अपनाने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और आवास पुनर्स्थापन से इसका अस्तित्व सुरक्षित हो सकता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस और किस प्रकार से नए क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो 2019 का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है उसमें विवाह का अधिकार भी संरक्षित है। ये अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा माना गया था। इसे ये सफ़ी जहां बनाम अशोकन मामले 2018 है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो है यह अधिकार विशेष विवाह अधिनियम 1924 के तहत भी संरक्षित है, जो आंतरिक, अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह की अनुमति भी प्रदान करता है। अगला हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, भारतीय संविधान जो 2025 में पूछा जा सकता है। चूँकि आज का जो हमारा विषय था वो हास्य और अश्लीलता को लेकर के था, ह्यूमर और वल्गरिटी को लेकर के, तो ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हास्य और अश्लीलता के अधिकार की रक्षा करता है। तो हास्य के अधिकार की रक्षा तो करता है लेकिन अश्लीलता के अधिकार की रक्षा नहीं करता, बल्कि ये रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आता है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है हास्य अधिकारों की रक्षा, व्यंग्य की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 19A की बात करें तो भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें व्यक्तियों को राय व्यक्त करने, हास्य और व्यंग्य करने की स्वतंत्रता मिलती है। हालांकि अनुच्छेद 19(2) के तहत यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शालीनता के आधार पर उचित प्रतिबंधों के अधीन ये आता है। बाकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी आपको न्यूज़ एनालिसिस के टाइम दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय बजट और राज्य बजट के संदर्भ में सही है?
केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, जबकि राज्य बजट अनुच्छेद 202 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, जबकि राज्य बजट केंद्र बजट को केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। ये गलत है। रक्षा, अंतरिक्ष, विदेश मामले से संबंधित व्यय जो है केंद्रीय बजट के अधीन आता है, ये सही है, ये भी सही है। सेकंड अगर हमारा गलत हो जाता है तो थर्ड ऑप्शन, क्योंकि राज्यों को केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो देख लीजिए सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि राज्य बजट पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं है। केंद्रीय बजट पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, जबकि राज्य बजट को केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। तो राज्य बजट पूरी तरीके से केंद्र पर अनुदान और कर हस्तांतरण जो है प्राप्त होता है इसके तहत, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारा डिटेल्स आप स्टडी कर सकते हैं और आप ग्रुप पे PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नीति आयोग की रिपोर्ट उधारकर्ता से निर्माता तक के संदर्भ में आपको विचार करना है। रिपोर्ट महिलाओं के सशक्तिकरण को वित्तीय स्वतंत्रता की भूमिका को उजागर करती है, बिल्कुल सही है। यह आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकारी सब्सिडी बढ़ाने पर केंद्रित नहीं है। महिलाओं को निर्णय लेने में स्वायत्तता देना इस रिपोर्ट के प्रमुख पहलुओं में से एक है। तो 1 और 3 हमारा सही ऑप्शन है। इसके तहत जो है यह रिपोर्ट सरकारी सब्सिडी बढ़ाने, महिलाओं की उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने पर केंद्रित है, लेकिन सब्सिडी पे केंद्रित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1999 का जो फेमा एक्ट है उससे संबंधित। यहाँ पे ये ऑप्शन छूट गया है 1, 2, 3। तो फेमा विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करने और बाहरी व्यापार को सुगम बनाने के लिए लागू किया जाता है, बिल्कुल सही है। फेमा एक कठोर और सशक्त कानून है जो पूर्ववर्ती विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के समान है। अगर 1973 के समान ही होता तो हमें दूसरा एक्ट लाने की जरूरत क्यों होती। तो सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 1 और 3 करेक्ट है। फेमा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देता है, ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। सेकंड गलत इसलिए है क्योंकि फेरा जो है एक कठोर और प्रतिबंधात्मक कानून था, जबकि फेमा जो है अधिक उदार और लचीला है, जो आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है गंगेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड है। गंगेटिक डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन पूरी तरीके से अंधी होती है और दिशा पहचानने के लिए गूंज ध्वनि इकोलोकेशन पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। यह डॉल्फिन मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में नहीं पाई जाती, वो अलग है और ये अलग है। गंगेटिक डॉल्फिन जो है मीठे पानी में पाया जाता है। गंगेटिक डॉल्फिन IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचित है। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही है। सेकंड गलत क्यों है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में पाई जाती है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं पाई जाती। इस प्रकार से हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस विद PYQ to MCQ यहीं खत्म होता है। आपको ये बेहतर लगे तो आप लाइक करें, अपने पड़ोसी और मित्रों को शेयर करें, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें ताकि आपको डेली ये प्राप्त होता रहे। और मिलते हैं कल विशेष सत्र के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।